हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। फ्रेंड्स, हमने आरआरबी एनटीपीसी के जो सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं दिसंबर 2020 से जुलाई 2021 तक टायर 1 का, उसका जो भी क्वेश्चन है उसको हम एक साथ लाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का भाग शुरू किए थे, जिसका आज भाग 9 लेकर के आए हैं। चलिए शुरू करते हैं भाग 9। इसका पहला क्वेश्चन है कि किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किस नियम के आधार पर? तो बॉयल्स लॉ के आधार पर, बॉयल्स के नियमानुसार। यहाँ हम डिटेल भी दे दिए हैं कि बॉयल्स का नियम आदर्श गैस का दाब और आयतन में संबंध बताता है। तो यहाँ देख लीजिए कि स्थिर ताप जो है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाने पर गैस का आयतन जो है वो आयतन क्या होता है, यहाँ दिया है प्रेशर, गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आयतन को हम लोग वॉल्यूम से V से रिप्रेजेंट करते हैं, दाब को हम लोग P से, प्रेशर को करते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो गैस का आयतन जो होगा वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ देख लीजिए, इसी को यहाँ पर कहा है कि इसके अनुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। P जो है गैस का दाब है, V जो है वो गैस का आयतन है, K नियतांक है, इसीलिए PV बराबर यहाँ K हो गया है। ये आपको ग्राफ बना करके भी दिखाया गया है। चलिए इसी का और जो है ना, ग्राहम के नियम, गेलू शॉक के नियम और चार्ल्स का नियम भी हम लोग जानते हैं। चार्ल्स का नियम ये कहता है कि अगर आयतन, यहाँ वॉल्यूम जो है, अगर उसको जो है नियत कर दिया जाए तो क्या होता है, सो सुन लीजिए कि आयतन नियत के नाम से जाना जाता है। चार्ल्स का लॉ, इसमें कहा गया है कि यह जो है, अगर जो है ना प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए, प्रेशर मतलब दाब को, अगर इसके अनुसार गैस को गर्म करने पर उसमें विस्तार होता है। और चार्ल्स के नियम का आधुनिक कथन ये है कि किसी शुष्क गैस को नियत दाब मतलब प्रेशर को अगर कांस्टेंट रखा जाए तो केल्विन तापमान और आयतन एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। मतलब तापमान और वॉल्यूम, ये V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है, ये एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं चार्ल्स लॉ के आधार पे। तो चार्ल्स लॉ में क्या है, चार्ल्स लॉ में ये है कि प्रेशर कांस्टेंट है, दाब कांस्टेंट है। अभी पढ़े थे बॉयल्स लॉ में क्या था कि बॉयल्स लॉ में जो है वो तापमान जो है वो कांस्टेंट था। यहाँ देखिए तापमान जो है वो कांस्टेंट था, और चार्ल्स लॉ में यही है कि वहाँ प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। और यहाँ पर इसको अगर हम लोग जो है ना फ्रैक्शन में लाए तो V/T इज इक्वल टू K है। V जो है वो आयतन है, वॉल्यूम है, T जो है टेम्परेचर है, K नियतांक है। चलिए अब ग्राहम का विसरण नियम भी उस ऑप्शन में था, तो इसके आधार पर क्या होता है सो जान लीजिए कि गैस की विसरण की दर से संबंधित यह नियम है, जिसे कि स्कॉटलैंड के रसायन शास्त्री थॉमस ग्राहम ने प्रतिपादित किया है। इस प्रयोग के आधार पर पाया कि किसी गैस के विसरण की दर उसके कणों के द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मान लीजिए दो गैस ले लिया, R1 और R2, उसका रेट जो होगा वो क्या होगा, उसमें जो कण, मान लीजिए R1 में अगर M1 कण है, R2 में M2 कण है, तो उसके द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान R1 जो है गैस, उसका द्रव्यमान M1 है, R2 जो गैस है उसका द्रव्यमान M2 है। उस दोनों को अपोजिट कर दिए तो M2/M1 के व्युत्क्रमानुपाती मतलब वर्गमूल के, तो यहाँ पर रूट अंडर कर दिया। R1 जो है गैस की विसरण की दरें हैं, R2 जो है दूसरी गैस की दरें हैं। तो इसीलिए क्या गया है कि एक गैस के दर विसरण की दर बटे दूसरे गैस के विसरण की दर R1/R2 इज इक्वल टू क्या होगा, पहले गैस के विसरण की दर पहले गैस का द्रव्यमान जो है M1 है और दूसरे गैस का द्रव्यमान M2 है, तो उसको अपोजिट कर देंगे तो M2/M1 का रूट अंडर हो जाएगा।
तो एक बार फिर से ग्राहम का विसरण नियम ये कहता है कि दो गैस है, दो गैसों के विसरण का दर जो होगा उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होगा। आप इसको इस फॉर्मूला को याद रखिए, R1/R2 इज इक्वल टू √m2/m1 होगा। चलिए अब उसके बाद लुसॉक लॉ जो है इस ऑप्शन में था, उसको भी हम देखिए क्या कहता है। गैलूसॉक का गैस नियम जो है यह कहता है कि किसी गैस के लिए दाब व ताप किस प्रकार से संबंधित है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि कहा जाता है कि यह नियम बताता है कि किसी भी गैस के आयतन को नियत रखा जाए अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए, आयतन को नियत रखा जाए तो गैस का दाब उसके तापमान के समानुपाती होता है। तो दाब होता है प्रेशर, तापमान होता है टेम्परेचर। तो क्या होगा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा। इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, P/T इज इक्वल टू K। तो दो जब ले रहा है कि किसी गैस का अगर दो में कंपेरिजन करेंगे तो क्या होगा, P1/T1 उसका हो जाएगा P2/T2 इज इक्वल टू K। के कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया है देख लीजिए आप लोग, स्पष्ट दिया है इसमें कि P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2 है। यहाँ पर ताप को केल्विन मात्रक में मापा जाता है। तो इसी को ग्राफ में हम लोग यहाँ दिखाए हैं, देख लीजिए P/T। P है ये वाला ग्राफ P है, ये T है। इसको हम यहाँ जो P/T किए हैं, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यही कहता है कि अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट किया जाए, गैलूसॉक लॉ जो कहता है कि कभी भी किसी गैस का आयतन अगर जो है ना नियत हो तो उसका जो दाब होगा वो उसके ताप के समानुपाती होगा, यही कहता है गैलूसॉक लॉ। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि लीचेन एक जीव है जो क्या डैश की चेतावनी देता है, वायु प्रदूषण का। तो इसको हम लिए हैं कि लाइकेनो का जो है यहाँ पर दिया है कि इसका क्या उपयोग है। इसमें दिया है यहाँ पर कि सल्फर डाइऑक्साइड की सूक्ष्म मात्राओं की इनकी वृद्धि पर फर्क पड़ता है। सल्फर डाइऑक्साइड थोड़ा भी बढ़ेगा तो लीचेन जो है पर फर्क पड़ेगा, जिस कारण से ये वायुमंडल के अच्छे सूचक हैं और यह प्रदूषित क्षेत्रों में विलुप्त हो जाते हैं। तो जहाँ से ये विलुप्त हो जाए समझिए वहाँ पर वायु प्रदूषण ज़्यादा हो गया है। इसी को तो पूछता है, लीचेन एक ऐसा जीव है जो वायु प्रदूषण की चेतावनी देता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया। तो सबसे पहला प्रयास जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था। अब है कि दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन करते हुए 1867-68 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया होने का आकलन किया था। अब राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में से अप्रत्यक्ष करों को घटा दिया जाता है, साथ ही इसमें सरकार द्वारा दी गई सहायता राशि को जोड़ दिया जाता है। इससे जो आय की प्राप्ति होती है उसी को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। जैसे राष्ट्रीय आय प्लस NNP प्लस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। राष्ट्रीय आय की गणना पहले स्थिर कीमत प्लस चालू कीमत के आधार पर की जाती थी, अब यानी 2011 से सिर्फ चालू कीमत पर की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय गणना का सामान्य प्रमाणित संस्था जो है वो क्या है, CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। राष्ट्रीय आय की माप की 3 विधियां हैं। आय का गणना करना आय गणना विधि से, दूसरा जो है उत्पादन गणना विधि से और व्यय गणना विधि से। विकासशील देशों में राष्ट्रीय आय के अनुमान का सर्वश्रेष्ठ विधि जो है वो क्या है, विकासशील देश में आय का गणना विधि, आय गणना विधि। तो भारत जो है वो विकासशील देश है, वहाँ पर जो है इसी को का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत में चाहे जो भी विकासशील देश है, भारत के अलावा भी वहाँ सबसे बेहतरीन जो विधि है वो क्या है, विकासशील विधि, क्योंकि कृषि क्षेत्र से कम आय की प्राप्ति होने लगी है, अब कम आय होता है उससे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है।
तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके बारे में जान लीजिए कि भारत की साहित्य अकादमी भारतीय साहित्य के विकास के लिए सक्रिय कार्य करने वाली राष्ट्रीय संस्था है। मतलब भारत के साहित्य को विकास बढ़ावा देने के लिए भारतीय साहित्य अकादमी की स्थापना की गई और एक यह जो है विकास सक्रिय कार्य करने वाली राष्ट्रीय संस्था है। इसका गठन 12 मार्च 1954 को भारत सरकार द्वारा किया गया। साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 को किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका कार्य जो है वो भारतीय साहित्य के विकास के लिए सक्रिय कार्य करना है। इसका उद्देश्य यही है कि उच्च साहित्यिक मापदंड स्थापित करना है और भारतीय भाषाओं में और भारत में होने वाली साहित्यिक गतिविधियों का पोषण एवं समन्वय करना ही साहित्य अकादमी का मुख्यालय पूछा है। तो उसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इसका जो है गठन 1954 में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भारतीय भाषाओं और भारत में होने वाली साहित्यिक गतिविधियों का पोषण एवं समन्वय करना है। चले अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मोपला विद्रोह किन वर्षों में हुआ? मोपला विद्रोह जो है 1921-22 में हुआ है। यहाँ दिया है कि मोपला विद्रोह वर्ष 1920 में केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपलाओं द्वारा किया गया। मोपला वहाँ की जनजाति है। प्रारंभ में यह विद्रोह अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ था। महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे नेताओं का सहयोग इस आंदोलन को प्राप्त हुआ। आंदोलन के मुख्य नेताओं के रूप में अली मुसलियार चर्चित थे। 15 फरवरी 1921 को सरकार ने निषेधाज्ञा लागू कर खिलाफत तथा कांग्रेस के नेता याकूब हसन, यू गोपाल मेनन, पी मोइनुद्दीन कोया और के माधवन नायर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद यह आंदोलन स्थानीय मोपला नेताओं के हाथ में चला गया। 1920 ईस्वी में इस आंदोलन ने हिंदू मुस्लिमों के मध्य सांप्रदायिक आंदोलन का रूप ले लिया, किंतु शीघ्र ही इस आंदोलन को कुचल दिया गया। तो मोपला विद्रोह कब हुआ? 1921-22 में हुआ और यह जो है केरल के मालाबार क्षेत्र के मोपलाओं द्वारा किया गया, जिसमें कि महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम जैसे नेता शामिल हुए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? ग्रैमी अवार्ड, जिसे ग्रैमी के रूप में स्टाइल किया जाता है, जिसे मूल रूप से ग्रामोफोन अवार्ड कहा जाता है, संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रस्तुत यह पुरस्कार है। वार्षिक प्रस्तुति समारोह में प्रमुख कलाकारों द्वारा प्रदर्शित और उन पुरस्कारों की प्रस्तुति शामिल है। इसमें जिनकी अधिक लोकप्रिय रुचि है। द ग्रैमी सबसे बड़े वार्षिक संगीत पुरस्कार समारोह में से एक है। बिग 3 के रूप में आयोजित 3 सबसे बड़ी वार्षिक संगीत पुरस्कार समारोह में से एक है। बिग 3 यानी दुनिया में आयोजित होने वाली 3 सबसे बड़ी वार्षिक संगीत पुरस्कार समारोह में अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड और बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स जो है, ये तीनों बिग 3 दुनिया के सबसे 3 बेहतरीन वार्षिक संगीत पुरस्कार है, जिसमें कि ग्रैमी अवार्ड है, बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स हैं और अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड हैं। तो कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? तो ग्रैमी। आइए ऑस्कर के बारे में भी अगले पेज में जानकारी लेते हैं कि अमेरिका की अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एवं साइंसेज द्वारा प्रदत्त अकेडमी पुरस्कार, जिसे ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है, फिल्म व्यवसाय से जुड़े सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, कलाकारों, लेखक और तकनीशियनों को दिया जाने वाला प्रतिष्ठित सालाना पुरस्कार है। पहला समारोह जो है वो 16 मई 1921 को आयोजित किया गया। ऑस्कर अकादमी पुरस्कार, जिसे ऑस्कर के नाम से जाना जाता है, यह एक सम्मान है जिसे अमेरिकन अकादमी ऑफ
मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा फिल्म उद्योग में निर्देशकों, कलाकारों और लेखकों सहित पेशेवरों की उत्कृष्टता को पहचान देने के लिए प्रदान किया जाता है। यह 200 से अधिक देशों में टीवी पर सजीव लाइव प्रसारित किया जाता है। यह विश्व का सबसे प्रमुख पुरस्कारों में से एक है। अब देखा जाए इसका फिर से एक डिटेल एक जगह से हमने कलेक्ट किया है कि अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रदत्त अकेडमी पुरस्कार, जिसे ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है, फिल्म व्यवसाय से जुड़े सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों, कलाकारों, लेखक और तकनीशियनों को दिया जाने वाला प्रतिष्ठित सालाना पुरस्कार है। पहला समारोह 16 मई 1929 को, यहाँ 21 हम बोल दिए थे, 16 मई 1929 को आयोजित किया गया। पहला अकादमी पुरस्कार 16 मई 1929 को 1927-28 जी फिल्म सीजन के बेजोड़ फिल्म उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए हॉलीवुड के होटल रूजवेल्ट में आयोजित किया गया था। 2010 की फिल्मों में सम्मानित किए जाने वाले सबसे हाल का समारोह जो है वो 27 फरवरी 2011 को हॉलीवुड के कोडक थिएटर में आयोजित किया गया था। उसके बाद का इसमें नहीं दिया हुआ है। चलिए अगला चलते हैं कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। तो शिव कुमार शर्मा जी जो है प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। अब दिखाया गया है कि संतूर भारत की सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र में से एक है, जिसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर के संगीत में किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है यहाँ पे कि शिव कुमार भारत के प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। संतूर एक वाद्य यंत्र है, ये भी अगर पूछ सकता है संतूर क्या है तो वाद्य यंत्र है। अब उसके बाद प्रमुख सितार वादक को भी हम एक जगह लिखे हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी यहाँ दिया है, तो ये अगर पूछता तो ये सितार वादक है निखिल बनर्जी। उसके बाद विलायत खान, वंदे हसन, शाहिद परवेज, उमाशंकर मिश्र और बुद्धादित्य मुखर्जी, ये सब जो है प्रमुख सितार वादक हैं। चलिए अब चलते हैं कि उस्ताद अलाउद्दीन खान भारतीय संगीतकार हैं। ये उस्ताद अलाउद्दीन खान 1862 से 1972 तक एक प्रसिद्ध सरोद वादक थे। ये बार बार पूछ सकता है कि अलाउद्दीन खान कौन थे, तो सरोद वादक थे। साथ ही यह वाद्य यंत्र को बजाने में भी पारंगत थे। वह एक अतुलनीय संगीतकार और 12वीं सदी के सबसे महान संगीत शिक्षकों में से एक माने जाते हैं। 1935 में पंडित उदय शंकर के बैले समूह के साथ खां साहब ने यूरोप का दौरा किया। इसके बाद काफ़ी लंबे समय तक उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित उदय शंकर इंडिया कल्चर सेंटर से भी ये जुड़े रहे। अपने जीवन काल में इन्होंने कई रागों की रचना की और विश्व संगीत जगत में विख्यात मैहर घराने की नींव रखी। उनकी सबसे खास रिकॉर्डिंग में से एक ऑल इंडिया रेडियो के साथ 1950-60 के दशक में की गई रिकॉर्डिंग सबसे अधिक प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ है। तो गोल गुंबज जो है वह बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। इसको फारसी वास्तुकार दाबुल के याकूत ने 1656 ईस्वी में निर्माण करवाया था। हालांकि मूल रूप से साधारण निर्माण होने पर भी अपनी स्थापत्य विशेषताओं के कारण दक्षिण वास्तुकला का विजय स्तंभ माना जाता है। तो गोल गुंबद क्या है? गोल गुंबद जो है बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा बनवाया गया मकबरा है, जो कि कहाँ पे है? बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। यह क्या है? एक मकबरा है। यहाँ भी प्रकार दिया हुआ है
और क्या है उसके बाद कि सामग्री गहन सलेटी बेसाल्ट इसमें यूज हुआ है। ऊंचाई इसका 51 मीटर है। निर्माण हुआ था 1626 से शुरू हुआ था और पूर्ण हुआ 1656 में। ये आदिल शाह को समर्पित है। बनवाया भी था बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के द्वारा बनाया गया था। यह जो है गोल गुंबद एक मकबरा है। चलिए, आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।